तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, वो सब पता होना चाहिए, है ना। और उसके बाद सेंटर्स, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो भी पता होना चाहिए, उसका सेंटर। तो सेंटर जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें सेंट्रॉयड है, सरकम सेंटर है, इन सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है और एक्स सेंटर है। तो सेंट्रॉयड में होता है कि जैसे मतलब वैसे तो याद ही रखना है, उसमें अब कुछ नहीं करना कि, तो अगर हमारा ये एक्स वाई वन, ठीक है, ये सरकम सेंटर। नहीं, सरकम सेंटर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आता है ना। ठीक है, तो निकालते कैसे हैं? फॉर्मूला देखो, याद रखने की बात नहीं करें, निकालेंगे कैसे जब चीज़ पता है हमें तो। क्योंकि हमें जो दिया है वो ये दिया है सिर्फ, और नहीं दिया है तो हम लोग निकालेंगे उसके बाद फिर बताएंगे। तो ये दिया है, तो या तो दो लाइन निकाल लो, वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली, और उनका इंटरसेक्शन निकाल लो, या फिर एक पॉइंट मान लो और उसका दो इक्वेशन बना लो, एक ये डिस्टेंस इक्वेट करके और ये वाली डिस्टेंस इक्वेट करके। तो इसको इसको जब इक्वेट करोगे तो एच और के में लीनियर इक्वेशन आएगी, क्योंकि वो एच स्क्वायर वाले दोनों साइड से कटेगा। तो एच के में एक लीनियर, इधर से भी एच के में लीनियर, और वो एच के सॉल्व कर लोगे तो सरकम सेंटर आ जाएगा। बाकी और भी फॉर्मूले होते हैं लेकिन फिर वो काम नहीं करते, क्योंकि मान लो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में होता है, उसमें tan ए tan बी tan सी ये सभी निकालना, तो ए निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें। वो ए तब निकलेगा जब लाइन की इक्वेशन दी जाए, और फिर पॉइंट भी चाहिए होता है हमें। तो इस वजह से जो काम करेगा एग्ज़ाम में वो यही है। तो या तो तुम ये निकाल लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना आता है क्योंकि हमें लाइन की इक्वेशन पता है किस तरह निकालते हैं। तो अगर वो पता है तो किसी भी पॉइंट के लिए अगर ये काम हो पा रहा है, मतलब जितने भी सेंटर हैं, अगर हम लोग जिसका इंटरसेक्शन मिल रहा है, अगर हम दो लाइन वहाँ से पता कर लें तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा बता देंगे। ठीक है, और नहीं तो फिर तुमको ये देखना पड़ेगा इसमें। और केवल सरकम रेडियस पूछी जाए तो ओ ए निकाल लेंगे। और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में होता है सरकम से सरकम रेडियस, तो उसका कुछ फॉर्मूला पता है? साइन रूल से, या फिर उसका याद रखा जाता है, आर इक्वल टू होता है ए बी सी बाई डेल्टा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो वो तो ये भी सब भी याद रहना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। इन सेंटर, इन सेंटर में एंगल बाई सेक्टर, वो भी इंटरनल एंगल बाई सेक्टर का इंटरसेक्शन होता है। लेकिन इसको हम लोग याद रखते हैं क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो पैटर्न बहुत ही सिंपल सा है। तो अगर ये ए है, इधर बी है, ये सी है, तो साइड निकालना पड़ेगा। अगर पॉइंट लिखा है तो डिस्टेंस फॉर्मूला साइड आ जाएगा, और साइड आ जाएगा तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं। हाँ, बस ये तुम्हारा इन सेंटर हो गया। अपोजिट पॉइंट वाला लेना होता है, जैसे साइड के अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करना है। एक्स सेंटर, एक्स सेंटर तीन बनते हैं, मतलब तीन सर्कल एक्स सर्कल बनेंगे और तीन फिर वो एक्स सेंटर होंगे, वो इस तरह से। मतलब यहाँ पे ये वाला सर्कल है, और ये जो एक्स सेंटर है उसमें एक्सटेंड करो इधर, एक ये, तो तीन बनते हैं। तो अगर मान लो ए पे बना रहे हो,
तो यहाँ पे ए की जगह -a डाल दो बस। ये जैसे इसको बोल रहे हो आई ए, तो आई ए या I1 अगर लिखोगे तो वहाँ पे ये लिखना होगा। और अगर आई बी लिखना हो तो उस इन सेंटर वाले फॉर्मूले में बी की जगह -b डाल देंगे, और आई सी के लिए सी की जगह -c। ऑर्थो सेंटर, इंटरसेक्शन ऑफ, तो कॉन्करेंट होता है हमें पता है वैसे भी। तो अगर इसका निकालना है तो तुमको फिर वहाँ पे ये वाली लाइन निकालनी होगी और ये लाइन निकालनी होगी, अगर तुम्हें पॉइंट्स पता है तो। ये है, ठीक है। तो कहने वाला ये लाइन निकल निकल आएगी, क्योंकि लाइन के लिए अगर हमें लाइन पता है तो क्या चाहिए होता है, एक स्लोप और पॉइंट। तो जैसे मान लो ये वाइट वाली लाइन हमें निकालनी है परपेंडिकुलर वाली, तो हमें इसका स्लोप पता है और m1 m2 -1 होता है, इस वजह से इसका भी स्लोप और पासिंग थ्रू, तो ये लाइन आ सकती है। और ऐसे ही अगर इसकी बात करो तो इसका स्लोप पता है तो इसका भी स्लोप पता है, तो ये लाइन आ सकती है। तो ऑर्थो सेंटर के लिए अगर अल्टीट्यूड की इक्वेशन हम लोग निकाल लें, 2 3 नहीं 2, तो उनका इंटरसेक्शन हमें ऑर्थो सेंटर दे देगा। ठीक है। और फिर ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड और सरकम सेंटर में एक रिलेशन होता है। तो अगर मान लो दो चीज़ें पता है तो तीसरा हम लोग निकाल सकते हैं। क्या क्या होता है वो? तो कौन होता है इधर पहले? तो अगर दो चीज़ें पता है तो तीसरा निकल आएगा, है ना। एच मतलब ऑर्थो सेंटर है, और सेंट्रॉयड सरकम सेंटर। ठीक, तो ये सेंटर हो गए हमारे। स्पेशल केस ये है कि अगर हमारा ट्रायंगल, वो तो सब सेम हो जाएगा, इक्विलेटरल में सब कुछ सेम होगा, लेकिन अगर हमारा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो भी स्पेशल केस है। राइट एंगल ट्रायंगल है ये। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर का हमें डायरेक्ट पता रहता है। सरकम सेंटर होता है इसका, तो अगर सरकम सेंटर निकालना होगा तो मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनिस। और अगर ऑर्थो सेंटर निकालना हुआ तो इसमें क्या होता है, जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है वही वाला ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर कभी भी ऑर्थो सेंटर निकालना हुआ तो हमको लाइंस दी गई हैं जैसे, ठीक है, 3 लाइन से हमारा ट्रायंगल बनता है। ये 3 लाइन है, L1 L2 L3। तो अगर हमको ऑर्थो सेंटर निकालना है तो हमको सीधे पॉइंट नहीं सॉल्व करना चाहिए, हमको सीधे ये देखना चाहिए कि कहीं वो 2 लाइन आपस में, सबसे पहला यही चेक करना है। क्योंकि अगर परपेंडिकुलर हुआ तो फिर हमें चीज़ें कम निकालनी है ना।
तो हमको चेक करना है यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर हुआ तो जैसे मान लो L1 L3 परपेंडिकुलर हुआ तो ऑर्थो सेंटर क्या होगा, उनका इंटरसेक्शन। और अगर मान लो सरकम सेंटर निकालना हुआ तो क्या होगा, तो L2 मिड पॉइंट के लिए इसको इसको देख लेंगे और मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो कहने वाला इंटरसेक्शन निकालना है लेकिन ज़्यादा नहीं, तीनों ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये ज़रूर देखना पहले, अगर ये नहीं हुआ तो फिर वो बड़ा काम होता है, फिर तो हम लोग को पॉइंट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, नहीं फिर कैलकुलेशन कितनी फास्ट है उस पर डिपेंड करता है तुम्हारा। हाँ कुछ लोग ऐसे दो लाइन देखते हैं और वो एकदम से बोल देते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, देखते हैं बोलते हैं ना ऐसे। तो वो कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है। मतलब अगर नहीं हुआ 90 तो फिर तुम्हें सॉल्व तो करना ही है, उसका कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। हाँ मतलब क्वेश्चन जब हो जा रहा है और तुम्हें लग रहा है कि 1.5 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा, तो फिर कर देना चाहिए। और लग रहा है कि नहीं ज़्यादा जाएगा तो फिर छोड़ना भी चाहिए, उसको आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो अभी स्ट्रेट लाइन में सारे फॉर्म पता है हमें, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो जनरल फॉर्म है ना। स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट सबका हम लोग स्लोप निकालना आता ही है। तो स्लोप इसका क्या है, माइनस ए बाई बी, हाँ माइनस ए बाई बी। स्लोप निकालना आता है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करके हम लोग कर सकते हैं, है ना। ये फॉर्म होता है। इंटरसेप्ट इसमें एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, हाँ एक्स इंटरसेप्ट में वाई ज़ीरो डाल दो तो माइनस सी बाई ए, और वाई इंटरसेप्ट के लिए तो माइनस सी बाई बी। तो कहने वाला इंटरसेप्ट भी निकल आता है। तो लाइन के बारे में हमें क्लैरिटी है। अब लाइन के रिस्पेक्ट में पॉइंट की बात होती है। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि किस साइड है, तो ओरिजिन को कंसीडर करते हुए चलते हैं। ठीक है, जैसे कोई लाइन बनी हुई है तो इस पे क्या है कि अगर कोई भी पॉइंट रखोगे तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन अच्छा ठीक है ना, कोई भी पॉइंट अगर इसमें रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा, अगर बाहर इधर उधर हुआ तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो तुम क्या करो कि ओरिजिन के हिसाब से सोच लो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि लाइन के बोला जाए कि उधर है इधर है, हमको इनइक्वालिटी जनरेट करनी पड़ती है। तो वो जनरेट करना कैसे देखना है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। जैसे मान लो ओरिजिन रखने पे यहाँ एक्स और वाई जीरो रखने पे मान लो सी हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो लिखा है। अगर एक्स और वाई जीरो डाल दो तो सी कुछ ना कुछ होगा। तो मान लो पॉजिटिव है, यानी इधर वाली जो चीज़ें जो भी पॉइंट होगा वो रखने पे यहाँ पे क्या आना चाहिए, सेम साइड। ठीक है, सेम साइड मतलब सेम साइन। अगर और जीरो जीरो रखने पे सी अगर यहाँ नेगेटिव है तो इधर वाले पॉइंट रखने पे मतलब ये रखो इसमें, ये आ गया हमारा। अब ये इसका साइन चेक कर लो, मान लो पॉजिटिव है, तो कहने का मतलब इधर जो भी पॉइंट होंगे, यहाँ पे जो भी पॉइंट होंगे वो यहाँ पे रखने पे इसके साथ सेम साइन देंगे, सेम साइन देगा, और उधर वाला अपोजिट होगा। समझ में आया? ठीक है, बाकी कभी अगर मान लो एबव और बिलो की बात करी गई तो सिर्फ उसमें तुमको ऐसे देख लो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है ना, और इसमें इसको तुम पॉजिटिव रखो। पॉजिटिव मतलब बी को पॉजिटिव रखो,
तो अगर ऐसा कुछ आया तो इसका मतलब होता है पॉइंट अबव है। सिर्फ एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मतलब लाइन और पॉइंट। और अगर ऐसा कुछ आया, हाँ, तुमको अगर एक पॉइंट के बारे में ही देख के चलना है तो। और बी को इसलिए पॉजिटिव बोला है क्योंकि हम लोग जो रिलेट करते हैं, जैसे मैं कैसे करता हूँ, हाइट को कंपेयर करते हैं। तो हाइट मतलब वाई में, तो वाई में कंपैरिजन मतलब उसका साइन पॉजिटिव रखो, तब वाई वन और वाई टू को तुम रिलेट कर पाओगे कि दोनों में कौन बड़ा है। अगर ये नेगेटिव हुआ तो इनइक्वालिटी, तो इस वजह से इसको पॉजिटिव रखो। उस केस में अगर ऐसा आया तो पॉइंट अबव है, और अगर तो बिलो है। ठीक है। हाँ, साइन, साइन डिस्टेंस मतलब उस पॉइंट से क्या करोगे, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, ये मैं नहीं करता ना, बताओ। इतना देर क्यों जा रहे हो, अभी टेन अल्फा निकालोगे इसका। अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है तो क्या निकालोगे फिर, टेन। हाँ, ऑल्टर मतलब वैसे ही देखोगे तो ये जरा सा है ना, इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो फिर वहाँ से उतना नहीं जाना है। और हमको एग्ज़ाम में जल्दी सॉल्व करना है, तो वो सोचो कि अगर हमें बहुत सारे मेथड पता है तो कौन सा मेथड जल्दी सॉल्व कर रहा है, बस ये ध्यान रखना है। क्योंकि फिर और भी बनाए जा सकते हैं। अभी देखो जैसे ये था, उसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, ये भी एक है, तो तुम्हें जो भी अच्छा लगे। अभी जैसे मान लो ये लिखा है, इसमें बोला गया -2, 3। क्या बोलोगे, क्या आ रहा है, देखो इसमें, तो अब हो गया सीधे। अब वो लाइन तुम्हारी मान लो ऐसे बनी है या फिर ऐसे बनी है, वो लाइन, वो पॉइंट ऊपर होगा, क्योंकि रखने पे क्या आ रहा है, बस। और अगर ऐसा होता तो रख के देखो पहले, उसका साइन क्या है। हाँ, तो अगर ऐसा कुछ है तो इसको पहले बदल लो, इसको पहले बदल लो, उसके बाद रख के देखो, बस हो गया। रिवर्स करके, हाँ रिवर्स करके बोल सकते हो। ठीक है। और ये इसका जो यूज़ होता है वो जनरली होता है कि तीन लाइन दी जाएंगी और बोला जाएगा कि वो ट्रायंगल बना रहा है, तो एक अंदर पॉइंट है, वो क्या होना चाहिए कि वो सेटिस्फाई करे। तो फिर हम लोग को देखना पड़ेगा कि किस तरह से वहाँ लाइन बन रही है और कैसे हमारी इनिक्वालिटी जनरेट हो सकती है, क्योंकि ये हम लोग इनिक्वालिटी ही बना रहे हैं। ठीक है, अभी आएंगे इस पे। तो 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये सब पता है। परपेंडिकुलर फॉर्म मतलब वैसे इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि लाइन का अगर हमें फॉर्म एक पता है तब भी काम हो जाता है। और वो फॉर्म है स्लोप और पॉइंट वाला, तो अगर अगर ऐसा कुछ है तो वो बस पता होना चाहिए। तो y-y1, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और m अगर 2 पॉइंट के हिसाब से बोला जाए तो m होता है y2 - y1/x2 - x1। तो वो 2 पॉइंट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला पॉइंट का लाइन से x1 y1, अगर ये तो हो गया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ax1 + by1 है ना। शॉर्टेज डिस्टेंस ही पूछते हैं, वरना इनफाइनाइट वैल्यू है उसकी, है ना। शॉर्टेज डिस्टेंस ही पूछा जाता है वहाँ पे। और ये सबसे कम डिस्टेंस है और ये वैल्यू होती है ना। तो इसी का बहुत ज़्यादा इसी का यूज़ होता है, और नहीं किसी का है। अच्छा, इसका फिर हमको निकालना पड़ता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर।
वो देखो क्या है, वैसे अगर सॉल्व करोगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट है, और किसका, इस लाइन का, और तो ये लाइन हम लोग निकाल सकते हैं। पलटो इसको, परपेंडिकुलर लाइन के लिए बस ए और बी को पलट दो, बीच का साइन चेंज करके। अब ये पॉइंट रखो, इसमें कितना आएगा, बी एक्स वन माइनस, इसका मतलब हमें यहाँ पे ये रखना है, ये लाइन हमारी परपेंडिकुलर होगी उसके। सही लिखा है। और इनका इंटरसेक्शन सॉल्व कर लो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये ठीक है ना, देखो फटाफट लिखने का तरीका है ये। क्या चेंज किया, स्लोप के लिए क्या करते हैं, इंटरचेंज, और बीच में, और अगर पैरेलल होता है तो वो सेम रखते हैं। तो ये चेंज कर लिया। अब अगर मान लो प्लस सी लिख रहे हो तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए था। तो सी की वैल्यू निकालने से अच्छा है कि इसी में डालो, ये जो वैल्यू आ रही है उसमें माइनस लगा के लिख दो, तो वो पूरी लाइन तुम्हारी हो गई, वो सी की वैल्यू है ना। ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब ये निकाला जाता है इमेज। तो इमेज अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता है तो ये मिड पॉइंट होता है इसका और इसका, तो हमारा इमेज आ सकता है ना। अच्छा, अब इसका कोई फॉर्मूला पता है डायरेक्ट वाला। हाँ, अगर ये याद है ये भी चलेगा। ये फॉर्मूला होता है, अगर इसका निकालना है तो x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू कर देना। तो यहाँ नहीं, यहाँ टू नहीं आएगा, इसमें टू, ये टू आएगा तो इसके लिए आएगा। ये होता है। ये अगर यहाँ से एक्स और वाई सॉल्व कर लो, एक्स और वाई सब पता है, एक्स और वाई सॉल्व कर लोगे तो ये इमेज के कोऑर्डिनेट आएंगे यहाँ पे। इमेज के लिए टू आएगा। अगर ये निकालोगे तो ये इसका और इसका मिड पॉइंट है ना, तो यहाँ टू नहीं लिखोगे। तो अब एक्स वाई सॉल्व करोगे तो वो क्या आएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कहाँ पे रूट नहीं होता, रूट नहीं होता वो। समझ में आया। तो ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, डायरेक्ट है ये, है ना। और अगर नहीं है तो फिर करो। तो कहीं पे अगर टाइम बचा सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं बचा सकते फिर तो करना ही पड़ेगा। चलो हो गया। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस सी वन माइनस सी टू। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस हो गया। और और क्या होता है, बाकी सब निकाल सकते हैं। अगर जैसे मान लो कुछ भी लिखा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए ज़रूरत, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए ज़रूरत क्या है, तो जो चीज़ ज़रूरत है उस हिसाब से सॉल्विंग करेंगे। और ये वाला तो हमें डायरेक्ट पता ही होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। सॉल्व करके वो एक स्टेप पहले लिखा है। हाँ, जो भी याद है, जो भी याद है बस, ठीक है। मेन क्वेश्चन तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूला याद है। तो कहीं पे एरिया जाएगा, मान लो कुछ भी फंस रहे हो, अगर कोई नहीं आदमी आ रहा है तो वहाँ ट्रायंगल बना के कर लो, ठीक है, तो वो हो जाएगा। ठीक है, शिफ्टिंग और रोटेशन, पॉइंट का रोटेशन, एक्सिस रोटेशन, पॉइंट रोटेशन कॉम्प्लेक्स का ही है। अगर वो पता है तो वो ठीक है, नहीं पता है तो यहाँ से भी कर सकते हो। करने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि ये अगर तुम ये पॉइंट बोल रहे हो एक्स वन वाई वन,
और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर मान लो, और दूसरा भी होता है x2y2, मतलब किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो। मान लो ओरिजिन है तो ये r है, और इस पॉइंट को लिखते हो r cos थीटा कॉमा, तो अगर तुम अल्फा डिग्री रोटेट करवा रहे हो और सेम r, अगर r नहीं है, मान लो कुछ और भी है, r1 हो गया, तो इसको क्या लिखोगे? r1 cos थीटा प्लस अल्फा, बस हो गया ये। यहाँ पे वैल्यू सॉल्व कर लो, कैसे? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी करके, और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन साइन बी करके कर लो, ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये इस पॉइंट का रोटेशन है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एंटी क्लॉकवाइज सेंस बाई एंगल अल्फा। बता दिया होगा, या तो बोला होगा कि इसी को रोटेट करो, तो सर्कुलर रोटेट करोगे तो आर तुम्हें आर सेम रहेगा, और अगर नहीं बोला जाएगा, कहेगा कि इतना रोटेट करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड इतना कर दो, तो फिर ये पॉइंट रोटेशन है। और ई की पावर आई अल्फा से कर देते तो वो कॉम्प्लेक्स में हो जाता है ना। बाकी अगर तुम्हारा इससे ये अगर ऐसा कुछ लिखा है एक्स नॉट वाई नॉट x1 y1, और रोटेट करके तुम इधर आए हो, और ये मान लो थीटा था, और ये x2 y2 है। हाँ, मतलब ये इसके लिए हमें क्या चाहिए, r के लिए क्या चाहिए हमें? डिस्टेंस फॉर्मूला। और अगर ये थीटा निकालना है तो यहाँ पे क्या लिखते? tan थीटा इज इक्वल टू y1 बाई x1, तो यहाँ क्या लिखोगे? tan थीटा इक्वल टू, हाँ तो दोनों चीज़ें पता है हमें, tan थीटा भी पता है, tan थीटा निकालोगे तो y1 माइनस, और r भी पता है डिस्टेंस फॉर्मूले से, x2 y2 हमें निकालना है। ठीक है, तो ओरिजिन शिफ्ट होता है वो 0 0 करके बनाते हैं, लेकिन ऐसे ध्यान रखो कि हमको क्या लिखना है यहाँ पे, ये r था और ये भी r है और एंगल अल्फा हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट क्या हुआ, r cos, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में तो लिखोगे x2 माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस अल्फा, और y2 माइनस वाई नॉट, अब वो x2 y2 निकल आएगा। क्योंकि वो ये वाला जो हो गया, अब x2 माइनस एक्स नॉट बोला जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ में आया? ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में 0,0 जो है वो अब h कॉमा के पे अगर शिफ्ट करा दो, मतलब पहले अगर ऐसे था, बाद में यहाँ पे आ गए और इसको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई बोल दिया, तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के लिए नया ओरिजिन हमारा 0 0 है। वो h कॉमा के जो लिखा है वो किसके रिस्पेक्ट में था, इसके रिस्पेक्ट में, तो अगर उसके रिस्पेक्ट में बात करो तो वो 0 0 है। लिखने का तरीका होता है, स्मॉल एक्स को लिखा जाता है कैपिटल एक्स प्लस, है ना। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई न्यू सिस्टम है ना। तो जैसे मान लो तुमने कहा यहाँ पे एक्स और वाई जरा स्मॉल एच स्मॉल के डालो वो पुराने के हिसाब से, तो कैपिटल एक्स क्या आएगा, तो वही तो हमें चाहिए था। ऐसे यहाँ पे के डालो तो कैपिटल वाई क्या आएगा, क्योंकि हमें वो ओरिजिन चाहिए ना, तो इससे तुम्हें ये बता सकते हो कि माइनस प्लस किस तरह से है ना। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, फिर एक्सिस रोटेशन, तो एक्सिस रोटेशन मतलब हमें एक्सिस को रोटेट करवाना है। डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे इसके, मेंस में अगर बात करो डायरेक्ट है, पर एडवांस की बात करो तो हो सकता है ये सब मिक्स हो आपस में, शिफ्टिंग भी हो एक्सिस रोटेशन भी हो, पर अगर मेंस की बात करो तो हो सकता है एक ही चीज़ दी हो कि इस तरह से जा सकते हो। तो एक्सिस रोटेशन में होता ये है,
ओरिजिन किस को फिक्स करते हुए हम लोग रोटेट करते हैं। थीटा डिग्री से अभी एंटी क्लॉकवाइज थीटा अगर जा रहे हो तो पॉजिटिव लेंगे, और अगर क्लॉकवाइज जाने लगे तो थीटा नेगेटिव लेंगे फिर। ठीक है, तो क्या होता है इसका याद है? स्मॉल एक्स को क्या लिखते हैं और कैपिटल वाई को, या कॉम्प्लेक्स नंबर से करो? मतलब याद है? नहीं याद है तो फिर टाइम वेस्ट की बात नहीं होती ना, बात करो याद है कि नहीं याद है। जान तो फिर मतलब मैं सिस थीटा से नहीं करता ना, तो फिर सिस थीटा से बताऊंगा भी नहीं तो कहो अभी कंफ्यूज हो जाओगे। तो कहने का मतलब है, अगर जैसे मैं करता हूँ कि उसमें नहीं याद है मुझे, इतना तो याद होगा, एक कॉस होता है एक साइन होता है। अगर ये थीटा को 90 कर दो या थीटा को 180 कर दो, ये जो कैपिटल एक्स होगा वो क्या होगा? थीटा को 180 किया है तो इसके साथ क्या आना चाहिए? कॉस थीटा आना चाहिए, कॉस 180 माइनस होता है, और यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि अपने आप माइनस दे देगा। तो स्मॉल एक्स इक्वल टू, अब वाई के साथ साइन होगा, अब बीच में प्लस माइनस देखना है, क्योंकि जब मान लो थीटा 180 कर रहे हो तो ये तो जीरो हो गया, और कैपिटल एक्स इक्वल टू माइनस एक्स आ गया। थीटा 90 करो तो कैपिटल एक्स, कौन स्मॉल एक्स की बात हो रही थी, ये जो है थीटा 90 किया है देखो, ये हो गया ना। तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन है? माइनस का, बस ऐसे याद रखते हैं। तो उसके बाद अगर एक में माइनस होता है तो दूसरे में, और ऊपर से दोनों आपस में चेंज होते हैं, मतलब कोफिशिएंट इंटरचेंज और बीच का साइन चेंज इस तरह से। तो अगर स्मॉल वाई पता है, बस यही चाहिए होता है, उसको सब्स्टिट्यूट करना है और फिर कर देना है। समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि उतना ही याद रखो जितना कॉम्प्लिकेशन ना हो। कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो फिर वहाँ जाके जैसे ही क्वेश्चन देखोगे दिमाग में भी कॉम्प्लिकेशन घुसेगा कि ये वैसे होता था वो वैसे होता था, और फिर उसमें घूम जाओगे। तो जितना जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो अपने आप को वही करना है ना, वरना फिर फंस जाओगे, फिर उस क्वेश्चन में गड़बड़ करोगे आगे भी हो जाए गड़बड़। तो अगर नहीं भी आता तो इसको छोड़ा जा सकता है। ठीक है, ठीक। तो स्ट्रेट लाइन में तो यही सर, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी होता है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के भी क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन सिंपल सिंपल आते हैं, ज़्यादा उसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करते। तो सबसे पहले तो यही कि अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो दो लाइन का कंबाइंड प्रोडक्ट लिखा है, और वो इस फॉर्म का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस, इसका निकाला जाता है, याद है ना? बस ठीक है। तो ये दो टर्म याद रखते हैं, उसके बाद इसके साथ ये हुआ है, फिर इसके साथ, और फिर इसके साथ, वैसे करके लिख, सबका अलग अलग है। ये इसकी वैल्यू निकाली जाती है, तो अगर ये ज़ीरो है, अगर ज़ीरो है तो फिर पेयर ऑफ लाइन होगा, और उसमें भी अगर एच स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू ए बी है तो पेयर ऑफ रियल लाइन बन जाएगा, और अगर लेस हो जाएगा तो इमेजिनरी लाइन। तो ये हमारा रियल, दो लाइन कंबाइन करके है ये। हाँ, क्योंकि अगर नेगेटिव हुआ तो फिर वो इमेजिनरी बन जाएगा। ये चीज़ कहाँ से आती है पता है ना?
हाँ, तो उसी में था कुछ कि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट में अगर नेगेटिव हो गया तो फिर अंदर वाली जो जो रूट के अंदर है ना वो नेगेटिव हो जाएगा, रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। और इसका डायरेक्ट क्वेश्चन तो यही है कि कुछ इक्वेशन लिखी है और बोला गया ये पेयर ऑफ लाइन है तो अननोन की वैल्यू बताओ, है ना। तो डायरेक्ट यही है कि इसमें यहाँ रखो और वो वैल्यू पता कर लो जिसके लिए वो पेयर ऑफ लाइंस था, है ना। जैसे मान लो ये लिख दूँ, ऐसे लिखा है, बोला गया है पेयर ऑफ लाइन है, तो सी निकालो, तो निकल आएगा ये। वो उस वहाँ पे वो रखना है, तो सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यही है। उसके बाद हमें सॉल्व करना होता है कि अगर लाइन लिखी है तो क्या इसको अलग अलग किया जा सकता है, तो वो फिर क्वाड्रेटिक से करते हैं। क्वाड्रेटिक मतलब जैसे अगर इसकी बात करो तो एक्स में क्वाड्रेटिक मान लो, ये ऐसे लिख लिया, तो ये एक्स में क्वाड्रेटिक है। तो एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर इसी अपॉन टू ए टाइप से ना। तो बस वहाँ से तुम अपना ये सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो दोनों एक बार प्लस लेके एक लाइन और माइनस लेके दूसरी लाइन, ठीक है। और अगर मान लो ये नहीं सो जैसे ये जो चीज़ है ना, ये जब जीरो होगा तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी वो रूट सॉल्व होगा। और ये वाली चीज़ जब ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी है तब परफेक्ट स्क्वायर जो लिखा है अंदर वो पॉजिटिव में है। जैसे मान लो अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो इसका क्या होगा, आयोटा, आयोटा आ जाएगा। पर अगर ऐसा लिखा हो तो प्लस माइनस ना, मतलब वो तो प्लस माइनस लगा हुआ है, तो कहने का मतलब ये जो माइनस है ना वो यहाँ पे हटा रहे हैं हम, क्योंकि एच का लेस देन ए बी में वो बनता। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं वो लाइन का। हाँ, पार्शियल डेरिवेटिव, है ना, पार्शियल डेरिवेटिव करो एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में। विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। जैसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो बाकी सबको कांस्टेंट लेंगे, तो टू ए एक्स प्लस टू एच वाई प्लस टू जी इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन वन। फिर वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो टू एच एक्स टू बी वाई प्लस टू एफ इक्वल टू ज़ीरो, सेकेंड इक्वेशन। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आएगा, इससे एक्स और वाई सॉल्व कर लो, ये जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करती है। तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा। हम्म? नहीं, दोनों लाइन नहीं आती, ये वो लाइन नहीं है जो अलग से सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, इसके लिए फिर बहुत पढ़ना है आगे, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव एज ए सिलेबस में नहीं है। ये एक ट्रिक बताया जाता है। और अगर मान लो तुमको सही तरीके से जाना है, सही तरीका मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पे अगर ये पॉइंट निकालना है, ठीक है, तो करना ये होता है कि इसको कहाँ शिफ्ट कर दो, तो ओरिजिन से पे शिफ्ट करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, होमोजीनियस बन जाती है। और अगर तुम यहाँ एच कॉमा के लिख रहे हो, एच कॉमा के मत लिखो, कुछ और लिख लो, कैपिटल एच,
ये लिख रहे हो, तो ये एच और के निकालना है। यहाँ पे क्या शिफ्ट करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू वो वहाँ रखोगे, और फिर जो स्मॉल कैपिटल एक्स के जो टर्म होंगे उनको ज़ीरो करोगे, कैपिटल वाई का जो टर्म होगा उसको ज़ीरो करोगे, और कांस्टेंट टर्म होगा उसको ज़ीरो करोगे, तो फिर ये निकल के आता है। हाँ, ये यहाँ का मेथड, मतलब इस तरह से जो तुम पढ़ते हो वो वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग। पर अगर उसमें जाओगे तो फिर ये इसको ध्यान रखना है, इसलिए वो नहीं बताया जाता, इसको बता, इसी से काम हो रहा है। ठीक है। और ये वाली चीज़ जो आती है ना वो भी वहीं पे आती है, अगर तुम कांस्टेंट टर्म निकालोगे ये रख के, यही मिलेगा, तो वो ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उसमें नहीं, सिर्फ हमको जो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो ये ध्यान रखना है, वो रहने दो। क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकाल रहे हैं, वो सब चीज़ें। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक। अब यहाँ पे एंगल बिटवीन हमें पता होना चाहिए, और होमोजीनियस हम लोग जनरली पढ़ते हैं ज़्यादा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। होमोजीनियस का मतलब होता है ये लाइन जो लिखी है वो y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू के प्रोडक्ट से बनी होगी, क्योंकि सारी ही डिग्री क्या है, 2 है। तो y माइनस एम वन एक्स और y माइनस एम टू एक्स का अगर तुम करो प्रोडक्ट तो सब 2 डिग्री वाले बनेंगे। तो ये 2 डिग्री वाला लिखा है, और इसके लिए कोई d नहीं चेक करना है, क्योंकि ऑलरेडी d इसका सेटिस्फाइड है, d ज़ीरो ही आएगा। ठीक है। अब m1 m2 की बात करते हैं, तो y बाई एक्स को हम लोग बोल देते हैं m, और फिर y बाई एक्स कैसे, a प्लस 2h m प्लस बी एम स्क्वायर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके y बाई एक्स को m। इसके दो रूट्स m1 m2 हैं, अगर m1 m2 निकल आए तो लाइन निकल आएगी। क्वाड्रेटिक है, m1 m2 निकाला जा सकता है ना। हाँ, होमोजीनियस अगर है तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो, y बाई एक्स को m मान लो। y बाई एक्स देखो, y बाई एक्स m1 m2 है ना, तो y बाई एक्स को अगर m मानो तो m में क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट्स m1 m2 बोले जाएंगे। ठीक, समझ में आ गया। और होमोजीनियस ही जनरली पूछते हैं, तो ध्यान रखना है इसको। और उसके बाद अब m1 प्लस m2 में पता चल गया है, मतलब रूट्स निकल आएंगे। अब ये ध्यान रखो कि जो ये तीन टर्म है, अगर जो तुम पूरी इक्वेशन पढ़ रहे थे उसमें भी तीन टर्म के हिसाब से जाओ, तो उसमें जो स्लोप होगा वो इसमें भी स्लोप, क्योंकि अगर इसमें शिफ्ट किया है तो हमने क्या शिफ्ट किया है, ओरिजिन शिफ्ट किया है, मतलब पैरेलल शिफ्ट किया है, तो पैरेलल शिफ्ट में स्लोप नहीं बदलता। तो अगर मान लो जो फॉर्मूले इसके लिए लग रहे हैं स्लोप वाले, वो स्लोप वाले फॉर्मूले उसके लिए भी लगेंगे। तो स्लोप वाला फॉर्मूला, मतलब यहाँ से tan थीटा निकाला जाता है m1 माइनस एम टू अपॉन वन प्लस m1 m2 से 2 अंडर रूट एंगल बिटवीन लाइन है ये, m1 माइनस एम टू अपॉन वन प्लस, तो m1 माइनस एम टू निकाला जा सकता है m1 प्लस एम टू होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 करके, ये होता है। तो ये उसके और इस दोनों ऊपर के लिए वैलिड है। स्लोप का है तो स्लोप हमारा उधर भी और उधर भी दोनों के लिए सेम है। ठीक। इसका एक क्वेश्चन है, शायद बताता हूँ, पहले कभी आया था। जैसे यहाँ पे दिया गया है, एक सर्कल है, ठीक है, और एक लाइन दी गई है। तो ये जो लाइन है
डिवाइड्स सर्कल इन 4 सेक्शंस। ठीक है, एरिया ऑफ वन सेक्शन इज डबल ऑफ अदर सेक्शन। तो रिलेशन बिटवीन ए बी एंड एच क्या होगा? मतलब ये 4 सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब एक एक सेक्शन बराबर होगा आपस में ऐसे। तो होमोजीनियस है ये लाइन, और सर्कल का सेंटर क्या है? तो इसका मतलब ये डायमीटर्स है। तो क्या करेंगे इसमें फिर, क्या करना चाहिए हमें? थीटा क्या होगा? हाँ, डबल है ना, तो इसका मतलब और एरिया और एंगल में रिलेशन होता है सर्कल के, अगर मेजर उधर आर्क वो जो सेक्टर का एरिया होता है। तो अगर मान लो ये वाला एरिया थीटा के अकॉर्डिंग है तो इधर हो जाएगा एक डबल है, तो अपने आप एरिया भी वही होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर लिखते हो। तो दूसरा का लिखोगे अल्फा बाई 360, तो थीटा और अल्फा में एरिया में अगर रिलेशन है तो थीटा और अल्फा में भी डबल का ही रिलेशन होगा। तो अगर ऐसा है तो ये थीटा फिर ये 2 थीटा, यानी थीटा कितना होगा? 60 डिग्री है ना, थीटा 60 डिग्री हो। अब थीटा में पता चल गया, और टैन थीटा की वैल्यू मॉड में लिखी है, मतलब एक्यूट एंगल की ही बात कर रहे हैं। तो अब लगा देंगे टैन पाई बाई 3 इज इक्वल टू, ये ले जाओ उधर, सॉल्व हो जाएगा, √3 स्क्वायरिंग कर दो। सही है, ठीक है ना? ठीक, चलो। अब इसमें स्पेशल केस टैन थीटा के जो फॉर्मूला है उसमें स्पेशल केस मतलब 90 डिग्री, और हाँ, तो डिनोमिनेटर वाला टर्म जीरो हो जाए तो इसका मतलब, हाँ, ए इक्वल टू माइनस बी मतलब 90 डिग्री, और अगर न्यूमरेटर वाला टर्म जीरो हो जाए तो लाइन आपस में कोइंसाइड या पैरेलल या कोइंसाइड, दोनों बोल सकते हो, कुछ भी लिखो, दोनों के लिए सेम ही हो जाएगा ना। टैन थीटा की बात कर रहे हो तो स्लोप की बात कर रहे हो, ठीक है, दोनों एक साथ मिला दो, ये ऐसे कर दो, उससे क्या है। तो अगर ये लिखा था तो a प्लस बी ज़ीरो मतलब लाइन्स आर परपेंडिकुलर, और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हुआ तो लाइन्स आर पैरेलल। एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, पेयर ऑफ, लाइन में भी होता है एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, पर फिर से वो याद है लेकिन पूछते नहीं उतना। इसमें भी वही बात है कि पूछते नहीं है लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। तो वैसे क्या होता था लाइन के लिए? हाँ, हाँ, A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन चेक करते हैं, जो साइन आता है उसके अपोजिट वाला एक्यूट के लिए, और
सेम साइन वाला ऑप्टिव्स के लिए वो होता था। तो यहाँ पे क्या है, वो मिक्स करके y इक्वल टू एम वन एक्स और y इक्वल टू एम टू एक्स दो लाइन है, उनके लिए दो एक्यूट ऑप्टिव्स दोनों का प्रोडक्ट करके ये आता है। ये दोनों मिक्स्ड इक्वेशन है, एक्यूट ऑप्टिव्स दोनों मिला के। ठीक है, एक और चीज़ है, मतलब ये दोनों कंबाइंड है, तो या तो अलग अलग सॉल्व करके बताओ, तो कंबाइंड के अगर पूछा जाएगा तो ये कंबाइंड लिखा है, मतलब एक्यूट वाला भी है और दोनों है साथ में। ठीक है, होमोजेनाइजेशन क्या होता है? वो तो फैमिली ऑफ लाइन है, वो फैमिली ऑफ लाइन में कभी भी फैमिली ऑफ लाइन का तुम शायद यूज़ करोगे ही नहीं, हो सकता है सर्कल में ज़रूर यूज़ करोगे, क्योंकि हाँ, क्योंकि फैमिली ऑफ लाइन का मतलब होता है कि पासिंग थ्रू अ पॉइंट, तो पॉइंट निकाल लो तुम अलग से और स्लोप से। तो जो तुमने मान लो ऐसा कुछ लिख दिया y-2 इक्वल टू एम एक्स माइनस थ्री, ये भी क्या है, एक फैमिली ऑफ लाइन है। तो जनरली उसको अगर तुम नहीं भी याद रखते तो काम चल जाता है, क्योंकि हम लोग वो कर ही रहे हैं वहाँ पे। हाँ, तो होमोजेनाइजेशन का मतलब ये है कि होमोजेनाइज किया गया है, और होता ये है कि कोई भी कर्व हो या लाइन दी जाती है, और अगर एक कॉर्ड है तो हमको ये इंटरसेक्शन अगर नहीं निकाल के कुछ बताना है, ठीक है, तो होता ये कि इसको ओरिजिन से मिलाते हैं। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी निकालते हैं। तो अगर ये जैसे कर्व है हमारा इस तरह से, ये होता है कर्व, ठीक है, उसमें कुछ टर्म हटा दो तो भी वो कर्व कर्व है अपना बना रहा है, 2 डिग्री मैक्सिमम डिग्री वाला है, और ये लाइन है हमारी। तो यहाँ से क्या करते हैं, सभी में डिग्री 2 करने की कोशिश करते हैं। पहले 3 टर्म में डिग्री 2 है, अगले टर्म में डिग्री 1 है, दूसरे टर्म में, और इसमें यहाँ से हम लोग मिलाते हैं 1 डिग्री, हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। ये देखो सही लिखा है, 1 की वैल्यू लिख। तो अभी अगर 1 को यूज़ करोगे तो सभी दोनों टर्म में डिग्री क्या है, 1 है। अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें, तो अभी कुछ बदला तो नहीं है, 1 ही लिखा था ऊपर, 2gx × 1, तो वही वही लिखा है। अब ये जो चीज़ लिखी ये होमोजीनियस होगी कि नहीं, और होमोजीनियस इक्वेशन कुछ कर्व नहीं होती, क्या होती है, सिर्फ पेयर ऑफ लाइन होती है, और कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ पेयर ऑफ लाइन है। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, ए और बी सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो इसको भी कर ही रहा होगा, ओरिजिन भी करने लगा। तो जगह अगर ए और बी ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा था और ओरिजिन भी करने लगा और बन रहा होमोजीनियस, इसका मतलब ओरिजिन से पासिंग एक लाइन ओ ए वाली होगी और ओ बी वाली होगी, क्योंकि तीनों पॉइंट तुम देख रहे हो वहाँ सेटिस्फाई कर रहे हैं। ए और बी ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि कर्व पे ही था, है ना, उसमें कुछ भी नहीं चेंज किया, यहाँ पे सिर्फ लिखा है हमने 1, और इधर 1, और इधर × 1² लिखा है। तो अभी भी ए और बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ओरिजिन भी करेगा, तो इस वजह से क्या होगा, ये होमोजीनियस पूरी पेयर ऑफ लाइन बन गई, ओ ए और ओ बी। अब इसका यूज़ ये होता है कि कभी कभी हमको बोला जाता है कि लाइन
लाइन्स obtained, लाइन्स obtained, राइट एंगल एट ओरिजिन। ये वाला ये बहुत देखोगे क्वेश्चन में, एक कोई कर्व होगा और एक लाइन होगी और बोला जाएगा कि वो लाइन कॉर्ड है और कॉर्ड मेकिंग कॉर्ड सबटेंडिंग एंगल 90 डिग्री एट ओरिजिन। अगर ये देखोगे इसका मतलब होमोजेनाइज करके वहाँ से तुम जा सकते हो। करना क्या होगा, ये वही पेयर ऑफ लाइन है और वो पेयर ऑफ लाइन आपस में क्या बना रही है, तो मतलब a प्लस बी इक्वल टू, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ, ये तुम्हें ज़ीरो करना है होमोजीनियस बना के। होमोजीनियस बनने के बाद मतलब एक्स स्क्वायर का ए भी मिल रहा है, इधर से भी मिलेगा, तो वो पूरा मिला के है ना। हाँ इस पे भी दे रहा हूँ मैं, करवाता हूँ ओरिजिनल। हाँ वही एक्स स्क्वायर का एक साथ, वाई स्क्वायर का एक साथ। अब मान लो एंगल भी एंगल निकालना होता तो एक्स वाई का भी चाहिए होता फिर हमें। मतलब यहाँ से ये मिल रहा है, इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा, सब जगह से उठा के यहाँ रखना है, ठीक है। चलो एक लास्ट चीज़ है, फैमिली ऑफ लाइंस तो नहीं पढ़ना, मतलब पढ़ना क्या, वो पढ़ना ही है, लेकिन हमें उसमें एक चीज़ जाननी है। वो जो फिक्स पॉइंट होता है ना, उसको कभी कभी इक्वेशन में हम लोग देख के पहचानते हैं कि फिक्स पॉइंट यही है कि नहीं। फिक्स पॉइंट मतलब फैमिली ऑफ लाइन का मतलब है कि L1 और L2 अगर पता है तो इस फैमिली के लिए L1 प्लस, और इसका ये मतलब है कि ये पासिंग थ्रू सेम पॉइंट होगा जिससे L1 L2 पास कर रही हैं। अब लैम्डा यहाँ कुछ भी रखते जाओ, जो भी लाइन आएगी वो इससे पास करेगी करेगी। तो जो ये जो पॉइंट होता है उसको बोला जाता है फिक्स पॉइंट। और तीन लाइन के लिए तो बोला जाता है कि तीन लाइन के लिए कॉन्करेंट है, तो ये कॉन्करेंसी वाला पॉइंट है। तीन लाइन के लिए कॉन्करेंट के लिए फिर हम लोग को एक, अगर तीन लाइन दी गई हैं तो वो एक काम ये कर सकते हो कि ऊपर दो से सॉल्व करके थर्ड में रख दो, या फिर डिटर्मिनेंट ज़ीरो, अगर ऐसा कुछ है। ये ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब लाइन्स आर, तीन से ज़्यादा हैं तो तीन से ज़्यादा के लिए दो सॉल्व करो, और जो भी पॉइंट आएगा वो थर्ड में रखो, फोर्थ में रखो या फिफ्थ में रखो, सेटिस्फाई कर रहे हो तो मतलब सब। तीन लाइन के लिए तो ये ध्यान रखो। समझ में आया। अब फिक्स पॉइंट का देखो, क्वेश्चन ये होता है कि हमसे बोला जाएगा, जैसे एक रिलेशन दे दूं मैं, 3a प्लस 4b प्लस 2c इक्वल टू ज़ीरो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। लाइन्स आर पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट, फाइंड पॉइंट। मतलब पॉइंट अगर निकालना है तो L1 L2 निकाल लो और उनका दोनों का इंटरसेक्शन सॉल्व करो तो आ जाता है। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि कभी मान लो ऐसा रिलेशन दिया है तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर ये नहीं दिया जाता तो ये हमारी एक जनरल लाइन है जिसके लिए कुछ फिक्स नहीं है, पर ये दिया गया है इस वजह से वहाँ फिक्स है कुछ। तो क्या बता सकते हैं क्या फिक्स पॉइंट होगा?
कंपैरिजन करना है बस, एक्स और वाई तुम्हारा फिक्स वैल्यू आ जाए। कंपैरिजन मतलब इसको और इसको कंपेयर करो और एक्स और वाई फिक्स निकाल लो। तो सी का कोफिशिएंट है नहीं, वन है, मतलब इसको ऐसे लिख दिया मैंने। अगर एक कोफिशिएंट तुम सेम कर दोगे तो अपने आप A1/A2, B1/B2, C1/C2 वो सेम ही आएगा। यहाँ पे x कितना होना चाहिए देखो, और y, तो ये तुम्हारा फिक्स पॉइंट होगा, इससे पास करेगा ही करेगा वो लाइन। सही है, समझ में आया? अगर मान लो इसमें नहीं समझ में आ रहा तो ये बस रिलेट किया। बाकी अगर तुम्हें अगर ऐसे समझना है कि यहाँ से c निकाल लो तुम, तो c कितना होगा, 3a/2 + 2b होगा, वहाँ डाल दो। ठीक है, a कॉमन करो, क्या मिल रहा है, माइनस होगा ये। ठीक है, a कॉमन करो तो क्या आएगा, x माइनस, और b कॉमन करो तो एक तरीके से a और b से डिवाइड कर लो तो x माइनस 3/2 लैम्डा टाइम्स मिल रहा है ये एक लाइन है, वो एक लाइन है, उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, x = 3/2 और y = 2, तो 3/2, 2। तो कहने का मतलब है कि यहाँ तक नहीं जाना, अगर इस यही समझ में आता है तो जा सकते हो, पर अगर कोई रिलेशन दिया है तो डायरेक्ट कंपैरिजन करके फिक्स पॉइंट निकाला जा सकता है। ठीक है, चलो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चंस। कहाँ था, तो पहला क्वेश्चन ही वही है जो अभी बताया है मैंने। पहले ऊपर वाला बताओ क्या लिखा है वो, मतलब क्या लिखे, इसको इधर ले आओ या उसको उधर ले जाओ। फिक्स पॉइंट कुछ दिख रहा है? हाँ, तो सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, समझ में आ गया? तो मतलब कहने का है सिर्फ रिलेशन क्या है वो पता हो और बस रिलेट कर लो कि कभी फिक्स पॉइंट बोला जाए कि निकालो तो आपस में एक रिलेशन दिया होगा, उसको पहचानने की ज़रूरत है। और अगर नहीं है तो तुम 1/c की वैल्यू यहाँ से उठा के दूसरे में डालो और फिर L1 + लैम्डा L2 बना के करो। ठीक हो गया, नेक्स्ट देखना। कॉन्करेंट एड मतलब फिक्स पॉइंट बोला जा रहा है, लेकिन इसमें एक और चीज़ दी गई है, वो जो अभी बताया था होमोजीनियस वाला, मतलब एक ऐसे है और एक लाइन है। अब लाइन कॉर्ड दिया नहीं है तो तुम अपनी तरफ से मान लो। ठीक है, अब ये कोई भी एक लाइन है, लेकिन रिलेशन हम लोग पता करेंगे जिसकी वजह से ये हमारी लाइन फिक्स हो जाएगी कि कहीं ना कहीं, जैसे ax + by + c = 0 कोई भी लाइन थी पर ए बी सी में एक रिलेशन था ना, वैसे एम और सी में एक रिलेशन पता करेंगे। और वो एम और सी में रिलेशन कैसे निकलेगा, इसमें से, है ना? देखो करो। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y - mx/c, यहाँ पे लिखोगे 2x² + -5xy माइनस, सही लिखा है? तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या आया,
कितना है देखो, यहाँ से मिल रहा है एक्स स्क्वायर 2, और वाई स्क्वायर का यहीं से मिल रहा है। तो अभी क्या हो जाएगा, 2 + 2c + 5, देखो 5c + 5m, m इक्वल टू क्या आ गया, -c, या m + c = 0। ठीक है, उसमें क्या हो सकता है देखो, m + c = 0 कब आ सकता है, 1, 0 पे हो गया। तो कहने मेंस लेवल का ही है, बस वो पता होना चाहिए। हम्म, ठीक है, समझ में आ गया ना। मतलब ये इसमें, और ये बोल रहे हैं ना, ये कई सारी लाइन हो सकती है लेकिन फिक्स पॉइंट किसी से कॉन्करेंट हो रहा होगा। तो ये और ये दोनों रिलेशन समझो कि ऐसा कौन सा एक्स वाई है जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे। या मान लो तुम सी की वैल्यू डालना चाह रहे हो इसमें, तो क्या लिखोगे, -m। तो y = mx माइनस, ये बनेगा। अब ये किससे पासिंग है देखो, वो स्लोप पॉइंट फॉर्म पता है ना। तो y - 0 = mx - 1 दिख रहा है, 1, 0 पॉइंट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ऑर्थो सेंटर, अभी ऑर्थो सेंटर बताया था देखो। तो पहला और तीसरा दिख रहा है, परपेंडिकुलर मतलब उन्हीं का इंटरसेक्शन। तो x - 7y + 6 का और x - 7x + y। अब ऐसा भी हो सकता है कि तुम यहाँ पे पॉइंट सेटिस्फाई करके भी देख सकते हो कि दोनों को करना चाहिए। तो अभी जैसे 8, 2 लिखा, तो पहला कर रहा था, दूसरे में नहीं कर रहा था। तो ये दूसरा तो कर नहीं रहा, 1, 1 कर रहा है, और तो 1, 1 कर रहा, तो यही हो गया। तो ये सॉल्व करने का मेथड तो अभी बता रहा हूँ, तो इसका मतलब कि एग्ज़ाम मैं भी दे रहा हूँ। तो इसी तरह तो वैसे ही सॉल्व किया ना। तो अभी जितना भी मैंने बताया कि वो उसको एग्ज़ाम पर्पस के हिसाब से ही सोचो, कभी ऐसा नहीं तो बोला कि अगर वो लंबा लग रहा है छोड़ दो। ये भी तो बोला कि अगर कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है सोचने में तो वो भी छोड़ दो तुरंत। क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा ठीक से जल्दी से सॉल्व करना है, और कैसे भी करो। ज़रूरी नहीं कि तुमको सारे मेथड पता हो और तुम वो मेथड लगा रहे हो, नहीं मुझे सब चीज़ पता है, मैं करके ही रहूँगा अपने मेथड से। जो जल्दी कर गया उसको नहीं भी पता है, वो तुमसे तेज़ आगे निकल गया, कंपटीशन चल रहा है। तो इसलिए ये सब करना अलाउड है। ठीक है। हाँ कौन, हाँ कोई नहीं पूछ रहा है। जब वहाँ जाओगे अंदर कॉलेज के अंदर, तब भी कोई नहीं पूछेगा, तब वहाँ पे दूसरे एग्ज़ाम होंगे, उसके लिए पढ़ने लगोगे। चलो ये बताओ, ये उस तरह से है जो अभी बनाया था हमने, स्लोप वाला जो इक्वेशन लिखी थी उसके हिसाब से। क्योंकि क्वाड्रेटिक्स बना के सॉल्व होता है और इसमें एक रूट दूसरे का डबल है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके क्वाड्रेटिक बनती है। y/x को बोलते हैं हम लोग m। ठीक है, और m स्क्वायर के साथ आ जाएगा ah 2ab m प्लस bh। हाँ m1 + m2 कितना होगा,
तो हो गया -2b/h। और m1 m2 में क्या लिखा है, एक स्लोप दूसरे का, तो एक m1 है तो दूसरा 2m1 है, तो 3m1 इज इक्वल टू आ गया। अच्छा, प्रोडक्ट 2m1 स्क्वायर इज इक्वल टू एच कट जाएगा b/, इस m1 की वैल्यू यहाँ से निकाल के डाल दो, वो h²/ab आ जाएगा। m1 की वैल्यू कितनी, 2/3, तो स्क्वायर करोगे तो 4b²/h² 9 और b/a, तो h²/ab पूछा, ab/h² पूछा है। कितना हो गया, 9/8, ये हो गया। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक का भी बोला जा सकता था, मतलब इसमें कोई लाइन का तो कुछ यूज़ ही नहीं किया, y/x को m लिखा है सिर्फ। और नहीं भी जो जानते तो भी हम लोग इसको क्वाड्रेटिक बना के ही सॉल्व करते। ठीक है, चलो। हम्म। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 4। हाँ, करो करो। बहुत फॉर्मूला जब तक याद करोगे तब तक क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब थोड़ा ज्योमेट्री को देखो, फटाफट करो। हम्म? 4 cos 30 √3/2, 2√3 डबल करो 4√3, स्क्वायर करो तो 16 × 3 48 और इंटू √3/4, तो 12√3। हाँ वही तो, सिमेट्री के हिसाब से है तो ये 4 है, और हमको साइड चाहिए तो ये 30 होगा क्योंकि पूरा 60 होता है, तो ये जो साइड हो गया वो हो गया 4 cos 30 डबल, और उसका √3/4 a², तो आंसर यहाँ से साइड कितना आ गया था, 4√3। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट। हम्म, नहीं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा, बस क्वेश्चन पढ़ो और समझो। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी एंड ए डी ऑफ रोम्बस, रोम्बस है, whose one diagonal is 3x minus 4y plus 5 equal to 0, और and vertex is 3, 1। ये जो लाइन दी गई है ये तुम्हें यहाँ पे लिखी है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी वेयर इंटीजर्स इन लोएस्ट फॉर्म। अभी a जो है और डायगनल एक दिया है 3x माइनस 4y प्लस 5, तो a क्या सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये दूसरा वाला पॉइंट है, तो ये हमारा मान लो a है, तो ये डायगनल तुम्हें ऐसा दिया है 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, और हमको
इक्वेशन ऑफ लाइन मिड पॉइंट साइड ए बी और ए डी, दोनों के मिड पॉइंट को मिला रहे हो तो वो ए एक्स प्लस ये है, और हमको ये पता करना है, तो क्या करेंगे इसमें? स्लोप सेम रहेगा, और मतलब सॉल्व करो, देखो क्या कर सकते हैं हम। हमको ये लाइन चाहिए, ए बी सी वैल्यू पता चलनी चाहिए। हाँ, डी की वैल्यू, डी क्यों चाहिए? अच्छा, वो भी क्यों चाहिए? मतलब बेसिकली जो हमें सॉल्व करना है वो इस पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन है ये इसके, तो पैरेलल लाइन में क्या चीज़ चेंज होती है? मतलब ये जो लाइन लिखी है एक तरीके से 3x माइनस 4y प्लस सी है, ये सी तुम्हें निकालना है ना? अब वो सी कैसे निकलेगा, सोचो, बस यही सोचना है। डिस्टेंस, रोम्बस इसीलिए दिया है ताकि तुम डिस्टेंस को समझ पाओ। ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वेट कर दो। अब डिस्टेंस में लगता है मॉड, मतलब हो सकता है कि तुम एक लाइन ये वाली भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये डिस्टेंस भी तो इधर से इक्वल होगी, तो तुम्हें वो देखना होगा कि पॉइंट जो है वो सेम साइड सेम के हिसाब से हम लोग बता सकते हैं। तो अभी निकालो ए का डिस्टेंस इससे, तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 माइनस 4 × 1 -4 × 1 प्लस सी डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू उन दोनों का, तो 5 माइनस सी डिवाइडेड बाई 9 - 4 कितना हो गया, 5, 5 प्लस सी। वो लाइन के बीच में और ये पॉइंट का इस लाइन से बीच में है ना। बाकी ये भी कर सकते हो, डबल भी कर सकते हैं, मतलब इसका और इसका डबल कर दो, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इसमें अगर पॉजिटिव ओपन करो तो 5 प्लस सी इज इक्वल टू 5 माइनस सी, तो कितना हो गया, सी की वैल्यू 0, और अगर माइनस में ओपन करेंगे तो माइनस वाले में क्या आएगा, माइनस सी कट जाएगा फिर तो, और 5 इक्वल टू तो सी 0 ही आ गया केवल। लिखा सही है, देख लो पहले फिर से, C1 माइनस C2 है ना, 5 माइनस सी, और इधर से 9 माइनस 5 प्लस सी और 5 माइनस सी, है ना, तो ठीक है। हाँ, तो ये वैसा वाला नहीं है ना, क्वेश्चन अलग से लिखा है। लेकिन सी की 2 वैल्यूज़ मिलनी चाहिए थी हमें, क्योंकि अगर इधर से निकालते तो ये भी तो था, तो ये और, अच्छा फिर इसके और इसके बीच में, हाँ ठीक, वो डबल से हो जाता फिर दो, वो डबल से फिर 2 वैल्यूज़ आती हैं, और फिर सी को हमें वो देखना पड़ता है जिससे ये इसके पास में वाली चीज़, है ना, ठीक है। समझ में आ गया?
चलो नेक्स्ट। ऑर्थो सेंटर, इसमें कोई पैरेलल नहीं है, मतलब कोई परपेंडिकुलर नहीं है, तो फिर डायरेक्ट नहीं है, इसको पूरा तुम्हें देखना पड़ेगा। तो एक लाइन हमें पता है ये है, दूसरी y पे 1 है और x पे हाफ है, और तीसरी y इक्वल टू 0 मतलब x है। ये वाला हमारा ट्राइंगल है ना। और यहाँ से इसके परपेंडिकुलर और इससे इस साइड पे परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो एक तो हमें पता चल रहा है कि अगर इस वाले पॉइंट से तुम इस साइड पे परपेंडिकुलर डालोगे तो क्या आएगा, वाई एक्सिस पे ही तुम्हारा ऑर्थो सेंटर होगा, होगा ना, वाई एक्सिस पे ही। बस हमको चाहिए कि एक बस हमें पता चल जाए ताकि हम लोग ये पॉइंट निकाल पाए। पीछे कटेगा, तो अभी ये वाली लाइन निकालनी, तो ये पॉइंट हमें पता है कितना है, हाफ कॉमा, और इसका स्लोप कितना था, -1 था, तो इसका स्लोप क्या होगा, यानी x माइनस वाई, और हाफ रखो इसमें, हाफ माइनस हाफ, ये लाइन है। इसमें x इक्वल टू 0 डाल दो, तो y कितना आ गया, तो ये 0 कॉमा माइनस हाफ है, तो वहाँ डाल दो, h 0 है और k कितना हो गया, माइनस हाफ, रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, समझ में आया। तो एग्ज़ाम में वही कह रहा है कि बस देखते रहो कहाँ कैसे जल्दी जल्दी का हो रहा है। चलो नेक्स्ट। ट्राइंगल फॉर्म बनना, मतलब ट्राइंगल बना रहे हो तो देखो दो लाइन तो हमें सीधे सीधे y इज इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू -x, और 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, मतलब एक पे 3 है और एक पे 2 है। ऐसे करके लाइन है, तो ट्राइंगल हमारा ये बन रहा है ना। अगर तुम y का सब पॉजिटिव लेके चलते हो तो पहली इक्वेशन में लिखा है y माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स, और 2x प्लस 3y माइनस 6, -2 कॉमा ए लाइज, -2 कॉमा ए लाइज इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ पे है कहीं, तो इसके ऊपर, उसके ऊपर और उसके, और सब वाई देखो पॉजिटिव रखा है मैंने, इसके मतलब सीधे सीधे तुम रखो यहाँ पे रखो -2 कॉमा ए, तो ए माइनस -2 ये क्या आएगा, फिर ए -2, 2 इंटू -2, 3a माइनस 6 लेस देन, और इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल बोला है तो कहीं पे भी हम लोग इक्वालिटी नहीं लगा सकते। कहाँ पे, हाँ तो ए की वैल्यू -2 से बड़ी, ए की वैल्यू 2 से बड़ी, और यहाँ पे क्या आएगा 3a माइनस 10, तो ए की वैल्यू 10/3 से, तो ए की वैल्यू 2 से बड़ी और 10/3 से छोटी, तो ए की वैल्यू 3 आ गई ना, इंटीग्रल वैल्यू चाहिए थी। हाँ, और इक्वालिटी कहीं है नहीं। अगर इसने बोला जाता ऑन द, अगर लाइन पे बोल देता तो हम लोग इक्वालिटी भी लेके चलते। तो केवल आंसर क्या हुआ, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू आ गई
सी बी द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, तो सेंट्रोइड हम लोग पता कर सकते हैं इसका, तो सेंट्रोइड होगा इसका 2+1+3/3, 2,2,2, ठीक है। सेंट्रोइड ये होगा, और कह रहा है कि इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पासिंग, सेंट्रोइड से भी पासिंग, ये फैमिली ऑफ लाइन लिख दिया, और 2,2 से पासिंग है ये। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई वहाँ रख दो, तो इक्वेशन हो जाएगी x प्लस और वो जो तीसरा पॉइंट है वो सेटिस्फाई कर रहा है, वो यहाँ पे रख के देख लो, आ जाएगा, है ना। ये लाइन हमारी बनी है, इसमें वो पॉइंट रख के देखना है कि कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। चलो सेकेंड, तो सेकेंड में क्या किया है, ये ऐसे कुछ है कि x+y=7, और 2,3 से एक लाइन जा रही है 4 यूनिट डिस्टेंस पे, इसको कट कर रही है, तो स्लोप पता करना है। तो एक तरीका तो है निकालने का, इसको x1 y1 मान लो, सेटिस्फाई कर जाएगा, और एक स्लो फॉर्म लिख लो, है ना, और डिस्टेंस फॉर्म लिख लो, तो वो 4 हम लोग का निकल सकता है। लेकिन कभी r और थीटा के हिसाब से अगर बात करनी है ना, तो उसके हिसाब से चले जाया करो। जैसे इसके लिए हम लोग लिखेंगे, मान लिया इसका स्लोप tan थीटा है, तो वो sin थीटा cos थीटा डिवाइड करके x-2/cos थीटा y-3 इज इक्वल टू r हमारा 4 रख दिया हमने। या फिर अब ये पता नहीं है 2,3 किधर है, इसके ऊपर है या नीचे, वो देखना पड़ेगा। इसके नीचे पड़ेगा x+y, तो इधर से तुम्हें ऐसे जाना है, तो r हम लोग का प्लस में लेना चाहिए, है ना, पॉजिटिव साइड जाना है, cos भी, हाँ ठीक है। तो 4 cos थीटा प्लस 2, x की वैल्यू आ गई, और 4 sin थीटा y की वैल्यू आ गई, और ये पॉइंट किस में सेटिस्फाई कर रहा है, इस लाइन पे। तो रख दिया तुमने x+y पर, ये x और y निकाला है हमने, तो 4 cos थीटा प्लस 2 प्लस 4 sin थीटा प्लस 3 इक्वल टू 7। तो cos थीटा प्लस sin थीटा कितना आ रहा है, 1/2। तो tan थीटा निकालना है, क्योंकि tan थीटा स्लोप होता है, तो cos थीटा प्लस sin थीटा अगर हाफ है, तो tan थीटा कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक वैल्यू निकालो, डिवाइड कर लो, स्क्वायरिंग कर लो, है ना, उससे हो जाएगा। एक साइड लेके स्क्वायर कर लो, 2 cos थीटा और 1 - 2 sin थीटा। अब ध्यान ये रखना है tan थीटा की वैल्यू हमें प्लस में लेनी है, तो cos और sin दोनों हम लोग प्लस में रखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो भी वैल्यू हो इसके अकॉर्डिंग ये नंबर पूरा हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि स्क्वायरिंग तभी पॉसिबल है जब दोनों साइड सेम साइन हो, इक्वल इक्वल वाले में। ये tan थीटा ही सीधे निकालो, है ना,
वही tan थीटा सीधे निकालो, कॉस और साइन डिवाइड करो तो हो जाएगा 1 प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा। तो कैलकुलेशन कर दो, सॉल्व करो। अच्छा, उसमें ऊपर नीचे वो करना पड़ेगा शायद, जो आंसर दिया है उसमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। -4 प्लस माइनस √7/। ठीक है, वहाँ पे रैशनलाइज करके लिखा हुआ है, तो वो किस में है वो देख लो बस। हाँ, 15, 16, 17। चलो नेक्स्ट, इसमें रैशनलाइज करके आंसर लिख देना है, आगे बढ़ते हैं। 15 में हमें दिया हुआ है 1,2 और 3,1। ये हमारा ए और बी पॉइंट है, और बी ए सी 90 दिया है, बी ए सी 90 है, तो ये सी इधर होगा या फिर इधर होगा। और 5√5 देन एब्सिस ऑफ वर्टेक्स बोला जा रहा है। एरिया इसका दिया हुआ है। ये डिस्टेंस कितनी है? हाँ, क्या रूट क्या कह रहे हो? अच्छा, ये वाली डिस्टेंस ए सी। अच्छा, ए बी। तो हाँ, हाफ ए सी इंटू 5√5 है, तो ए सी आ गया हमारा 10। इसके हिसाब से इसका स्लोप कितना है? 2 - 1 और 1 माइनस हाफ, और उसका स्लोप हो जाएगा इक्वेशन अब उस फॉर्म में लिख दो, x-(x1/cos θ). तो tan थीटा अगर 2 है तो cos थीटा कितना लिखेंगे? 1/√5, और y माइनस 2/√5 इज इक्वल टू, तो +10 लोगे तो ऊपर वाला, और -10 लोगे जो भी है। कोई इसने लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, तो प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए +10 ले लोगे, तो प्लस लेके हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, तो 10/√5 + 1 मतलब 10/5 इंटू 2, तो 2√5 + 1 आ गया। सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालना था। चलो 16th, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 4 और Q3 हैज y इंटरसेप्ट इक्वल टू -4, देन वैल्यू ऑफ k। 1,4 और k,3। इसका y इंटरसेप्ट हमारा ठीक है, तो मिड पॉइंट क्या हुआ इसका? k + 1/2 और 7/2। इक्वेशन में इसका स्लोप कितना है पहले देखा जाएगा। 4 - 3 1/, तो उसका हो जाएगा k-1। तो इक्वेशन हो जाएगा y - 7/2 k-1 x - k + 1/2, और इंटरसेप्ट y इक्वल टू, यानी x इक्वल टू 0 पे y कितना है यहाँ डाल दो।
के स्क्वायर माइनस वन आ गया इधर, और वो माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर टू काट दो, ये कितना हो जाएगा 15, और के स्क्वायर माइनस वन, तो के की वैल्यू आ गई, हाँ 9। 8 हो गया इधर, 8 प्लस 4 12, और 15 प्लस 3 18, और 12 30 हो गया, चलो 24, क्या हुआ बताओ, 24, 24 अभी पढ़ा था, देखो अभी आ गया ना उसका पाई सेक्टर वाला, अभी बताया था वो आ सकते हैं ये सब चीज़ें, y माइनस पी एक्स और y माइनस क्यू एक्स, और इसके जो बाई सेक्टर लिखा है वो एक्स स्क्वायर माइनस, और कंबाइंड अगर लेके चलो तो ये क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस पी एक्स वाई और क्यू एक्स वाई माइनस पी प्लस क्यू एक्स वाई प्लस, अब उसमें जो हमने पढ़ा था ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, हालांकि तुम अलग अलग निकाल के भी कर सकते थे, फिर करना पड़ता, तो इसमें क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई बाई एच था, तो ये इसके लिए होता था, ठीक है। तो अभी इसके लिए ए और बी देखना है तुम्हें, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन पी क्यू माइनस वन इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन माइनस में पी प्लस क्यू बाई, और इसको देखो तो ये क्या लिखा है एक्स स्क्वायर अच्छा उसका सीधे लिखना है, ये सब नहीं करना था, कंपैरिजन वाली चीज़ नहीं है, इसका बाइसेक्टर लिखना है, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, तो 1 माइनस माइनस 5, और एक्स वाई बाई एच, एच हमारा कितना है, हो गया, ये हो गया इसका आंसर, देखो उसका बाइसेक्टर निकालना है वो, ये तो ऐसे ही लिखा था मैंने, तो बाइसेक्टर निकालना है तो सीधे वो आंसर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक। 25 में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगेगा, 2 साइन ए साइन बी, और फिर हो सकता है हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़े, वो लगेगा, देखो 25, हम्म
हाँ, 2 साइन साइन बी का क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। और इसका हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो उसका। तो साइन में लगा दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे बन जाएगा -1 और +2 साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 कट गया, y इक्वल टू आ गया cos 2 माइनस 1/2। तो उसको भी तुम सॉल्व कर सकते हो, cos 2 को लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो माइनस साइन स्क्वायर 1। तो y इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू आ रही है और लाइन है, तो लाइन इन कहाँ होगा, हाँ, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, बाकी कर लेना, हो गया।